वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। ये प्रोनाउन सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। मैं आशा करता हूँ आपने सबने अब तक के जितने भी लेक्चर हैं वो देख लिए होंगे और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही एग्ज़ाम में सफलता पाई जानी संभव होती है। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। वी वांट टू लीव द हाउस whom वी रेंटेड लास्ट मंथ। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ who या whom किसके लिए आता है? अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। एंटीसीडेंट अपने से जस्ट पहले वाला नाउन होता है। और यहाँ हम बात करते हैं, देखिए, who किसके लिए आता है? या तो आता है व्यक्ति के लिए या आता है कोई पालतू जानवर के लिए जो उसका पालतू हो किसी व्यक्ति का। अन्यथा who या whom का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप देखिए, यहाँ प्रयोग किया गया था whom का, तो क्या whom का प्रयोग आना चाहिए था यहाँ पे? बताइए, यहाँ whom का प्रयोग ना आके किसका प्रयोग आना चाहिए था? विच का प्रयोग, क्योंकि बात किसकी हो रही है? हाउस की हो रही है। और हाउस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप क्या यूज लेंगे? विच का प्रयोग लेंगे। कोई व्यक्ति होता तब whom की बात थी। क्लियर है? तो यहाँ पे हाउस देखते ही आपने विच कर देना है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ही फॉरगॉट द ईयर इन whose ही वॉज बोर्न। 302 हो गया होगा, बिल्कुल इजी सा था। हमने अभी बात करी थी कि अगर कोई थिंग है, वस्तु है या नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, वू का प्रयोग नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह सकते थे कि यहाँ इन वूज नहीं होता, अभी इन विच होता है। देखिए, यहाँ वूज का प्रयोग ना आके किसका प्रयोग आना चाहिए था? विच में। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल विच दैट ग्लिटर्स। मैं बता चुका हूं कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात हो रही होगी तो आपको हमेशा ऑल के बाद विच का प्रयोग न करके दैट का प्रयोग करना है। हमने रूल क्या किया था, याद करिए, कि ऑल के बाद अगर मेरी कोई नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग होने पर सदैव और सदैव आपको किसका प्रयोग करना है? दैट का। अगर कोई व्यक्ति का नाम है या कोई व्यक्ति दे रखा है तो वो का प्रयोग भी किया जा सकता है और दैट का प्रयोग, दोनों सही होते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आ गई या अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो अपने को सदैव ऑल के बाद दैट का प्रयोग करना है। इससे संबंधित रूल बहुत सारे एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी बात हम क्या देख रहे थे कि ऑल के बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों सही होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगेगा या प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन लग रखा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है प्लूरल फॉर्म में तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखिए, गोल्ड क्या था? गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन था, मेटल थी, तो अनकाउंटेबल नाउन था, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया है? इज का प्रयोग आया है, इसलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर whom आई नो। देखिए, मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि ऐसा प्रोनाउन जिसके अंदर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, ऐसा वाक्य जिसमें सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री दिखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि नहीं भाई, दैट का प्रयोग होगा, who का प्रयोग नहीं होगा। और दैट के संबंध में देखते हैं, दैट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दैट का दैट। और पजेसिव क्या ऑफ दैट होता है? ऑफ दैट नहीं होता है। लेकिन देखिए, वू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वूम। और पजेसिव क्या होता है? वूज। याद है ये चीज? तो दैट का ऑफ दैट नाम ना के वूज से ही उसका यूज लेते हैं। अब यहां देखिए, वूम की जगह रिप्लेस करना था और यहां द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर की बात आ गई, तो अपने को यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लेना है। नेक्स्ट, दिस इज द सेम स्टूडेंट who चीटेड मी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना होता है। देखिए, द सेम के बाद दो चीजों का प्रयोग आ सकता है। हमने देखा था, या तो द सेम के बाद एज का प्रयोग आएगा या आएगा दैट का प्रयोग। अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल देके
कि ये वही चीज है जैसी कि मेरे पास है। तो जैसा कि का अर्थ जैसे ही आ जाए तो आपको एज का प्रयोग करना है। और आप उसी वस्तु की बात कर रहे हो या वही बंदे की बात कर रहे हो जो वहां पे है, तो आपको वो की जगह किसका प्रयोग करना है? दैट का। वो तो नहीं आएगा, द सेम के बाद एज और दैट में कंफ्यूजन हो सकता था आपको। अब देखिए, यह वही बंदा है जिसने मुझे चीट किया था, क्लियर है? और जिसने मुझे चीट किया था तो दैट का प्रयोग आएगा यहाँ पे, न कि एज का। उस जैसे किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, केवल उसी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। दूसरा हमने नाउन में पढ़ा था, उसको याद करिए। चीट, क्या चीटर नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है इंग्लिश में? नहीं, ध्यान रखिए, कुछ लोकल बुक्स इसको गलत देती हैं। चीटर कुछ नहीं होता है, चीट होता है। अगला, माई फादर इन लॉ हैज गिवन मी एवरीथिंग विच ही हैड। 306 के अंदर बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी वाक्य के अंदर जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपको कोई एवरीथिंग, नथिंग, इस तरह के वर्ड आपको पहले दिख जाएं, तो आपको विच की जगह किसका प्रयोग कर देना है? डायरेक्ट दैट का प्रयोग करना है। या कोई डिटर्मिनर दिख जाए, लिटल, द लिटल, वन ऑफ, द ओनली, या कोई सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ऑल के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी सदैव दैट का प्रयोग किया जाता है। याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 307। ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग विच इज सिंपल। इजी सा क्वेश्चन था, रूल याद आपको होने लग गए होंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपने एवरीबडी एवरीथिंग की बात कर ली तो आप यहाँ पे दैट का प्रयोग करके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह सकते थे कि नहीं सर, मैंने तो किसी किताब में एवरीथिंग के लिए यहाँ पे विच ही देखा है। वो सही है भाई, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अपने को। फिल इन द ब्लैंक में आपको जब दोनों ऑप्शन दे दे तो आप दैट करके आइएगा बस। अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आंसर करके आना है उस पर फोकस करना है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली थी कि जब भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक तो निर्जीव वस्तु दे रखी हो और एक सजीव वस्तु दे रखी हो, तो आप जो पास वाली वस्तु होती है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग था तो विच की बात कर रहा था, और एवरीबडी पास में होता तो वो की बात करता। लेकिन आप दैट लगा दोगे तो आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, इसलिए आप हमेशा दैट का प्रयोग करें ऐसी चीज़ों में। द बॉय ऑफ दैट फादर, क्या हम दैट का पजेसिव ऑफ दैट बनाते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता। जिसके पिता यानी आपको उसका पजेसिव बनाना है, और पजेसिव केस क्या बनता है इसका? वुज फादर। नेक्स्ट, द शर्ट ऑफ दैट कलर। अभी मैंने बताया था कि आपको कभी भी ऑफ दैट लगा के पजेसिव नहीं बनाना है, तो आपको क्या कर देना है? आप यहाँ पे वुज कलर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है 309 कि विच का जो पजेसिव होता है वो वुज भी होता है और ऑफ विच भी होता है। बहुत सारी लोकल बुक्स और बहुत सारी लोकल ऐसी बुक्स जिसने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो भी इसको गलत देते हैं। मैं बताऊंगा ऐसे कौन से क्वेश्चंस के लिए गलत दिया हुआ था और क्या उसका आंसर होना चाहिए। वो आगे क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान रखिए, विच का पजेसिव वुज और ऑफ विच दोनों सही होता है। ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी दोनों बोलती है कि वुज का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु या एनिमल सब के लिए होता है, जरूरी नहीं है केवल व्यक्ति के लिए ही हो। तो यहाँ द शर्ट वुज कलर भी सही है और ऑफ विच कलर भी सही है, या द कलर ऑफ विच भी सही है। द कलर ऑफ विच। सीजीएल 2011 के अंदर मेंस के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसके अंदर इस तरह के सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, और अधिकतर कोचिंग वालों ने उसका आंसर गलत ही दिया था। अधिकतर बुक्स ने उसका आंसर गलत ही दिया था। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? क्वेश्चन के अंदर सारे ऑप्शंस दे रखे थे और सारे ऑप्शंस में ऑफ विच भी दिया हुआ था, वुज भी दिया हुआ था, द नेम ऑफ विच भी दिया हुआ था और नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ था।
तो जब जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं 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 हमने तो बस किसी एक लोकल बुक्स के अंदर ऐसा दे रखा था, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर तीनों चीजें सही होती हैं। विच का वुज भी बनेगा, ऑफ विच भी बनेगा और द कलर ऑफ विच भी बनेगा। मैं सीजीएल 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें, और किसी लोकल बुक में उसको गलत दे रखा है तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि अपने पास स्टैंडर्ड बुक का ऑथोराइजेशन है उस चीज के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, माय फ्रेंड my friend lives in a nearby street whose name I have forgotten. तो नोट कर लीजिएगा वाक्य को। मैं बोल इसलिए रहा हूं ताकि हो सकता है थोड़ा टच स्क्रीन के ऊपर पेन चलने में दिक्कत आ जाती है कई बार, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। माई फ्रेंड लिव्स इन ए नियर बाई स्ट्रीट, वूज नेम को इसने क्या किया हुआ था, अंडरलाइन कर रखा था, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ था, ऑप्शन ए दिया हुआ था द नेम ऑफ विच, नोट कर लीजिए द नेम ऑफ विच। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ था, विच नेम। सी ऑप्शन दिया हुआ था ऑफ विच नेम, और डी ऑप्शन दिया हुआ था नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए कई ज्ञाता लोकल बुक्स वाले और कई ज्ञाता वेबसाइट्स वाले जो इसका आंसर डालते हैं वो डालते हैं द नेम ऑफ विच, और जिसका सॉल्यूशन देते हैं कि स्ट्रीट एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, वुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। सर्वथा गलत है। ऑफ विच भी सही है, वुज भी सही है, द नेम ऑफ विच भी सही है, तीनों फॉर्म सही होती हैं, और इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये सेंटेंस करा दिया है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं। तो आपको इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। इस एग्जाम्पल को हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखें कि कोई फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए तो अगर किसी का गलत हो जाए एसएससी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा स्टैंडर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, और रिप्रेजेंटेशन में आपके नंबर बढ़ के आएंगे। एक छोटी सी बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी जब मैं पढ़ाया करता था, तो उसके सीजीएल मेंस में 142 मार्क्स बने, क्योंकि मैं करवाता था, मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग करवा रखे थे। तो अब वो मेरे पास आई आग बबूला और कि सर आपने ऐसा करवा रखा था इसलिए मेरा गलत हो गया, आपने ऐसा करवा रखा था गलत हो गया। फ्रेंड्स मैंने उसे कहा बेटा टेंशन मत लो, हम रिप्रेजेंटेशन डालते हैं। 2016 की बात है, सीजीएल मेंस की, हमने रिप्रेजेंटेशन डाला और उसके फाइनली 158 पॉइंट कुछ मार्क्स आए थे, और वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर काम कर रही है। तो ध्यान रखिए, हमने ऑक्सफोर्ड के, स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज के, उनके पेज नंबर डाल के, उनके स्क्रीनशॉट डाल के उनको रिप्रेजेंट कर दिया था, और अब नंबर उनको देने पड़े। तो हमेशा याद रखिए अगर कोई सही रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आपको नंबर मिलते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो 309 का आपको समझ में आ गया होगा कि आप तीनों कर सकते हैं। अब 309 में ऑफ दैट जरूर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 310 में चलते हैं। 310 क्या कहता है, दिस इज द हाउस इन दैट। इन दैट का प्रयोग नहीं होता है, दे लिव। इन विच का प्रयोग होता है। अगर कोई प्रेपोजिशन के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, विच प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देख भी लिया था। तो आप इन दैट मत करिए, प्रेपोजिशन के बाद दैट का प्रयोग नहीं करना है अपने को। जैसे ऑफ दैट नहीं होता है, ऐसे ही इन दैट नहीं होता है, इन विच होता है। क्लियर है? द ओल्डर दैट वी गेट, मैंने बताया था जब ऐसे दो वाक्य, जो दो क्लोजेज, दोनों की शुरुआत अगर कंपेरेटिव डिग्री से हो रही हो
तो बीच में कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाता है। मैंने आपको इसका रूल अच्छे से करवा दिया था, द ओल्डर वी गेट द वाइजर वी बिकम। और ध्यान रखें ये क्वेश्चन एग्जाम में कई तरीके से आता है। कैसे? या तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ देता है जो नहीं आएगा, दूसरा क्या देता है, जब कंपेरेटिव डिग्री से अगर वाक्य स्टार्ट करेंगे तो दूसरा भी कंपेरेटिव डिग्री से ही स्टार्ट होगा इस तरह के वाक्यों में, और दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इस तरह के बहुत सारे वाक्य, जैसे आगे वाले वाक्य में देखते हैं, द सूनर ही स्टार्ट्स द सूनर ही विल अराइव। देखिए द सूनर से स्टार्ट हुआ, दूसरा भी कंपेरेटिव डिग्री से, और दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री क्लोज द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, और बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं घुसाना है। तो यहाँ दैट का प्रयोग कर रखा था नेक्स्ट वाले के अंदर, तो यहाँ दैट गलत हो जाएगा। यहाँ कहाँ दैट का प्रयोग कर रखा था, ये गलत हो जाएगा। यानी इसमें तो ए में आंसर हो गया, इसमें सी आंसर हो गया। 313 ही इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच योर्स। सच के साथ दो चीजों का प्रयोग किया जाता है, या तो सच के बाद आपको एज का प्रयोग करना है, या सच के बाद आपको प्रयोग करना है दैट का। तो ये क्या कह रहा था कि सच के साथ तो दो चीजों का प्रयोग हो सकता है अभी, एज और दैट। तो यहाँ विच का प्रयोग कर दिया तो ऐसे ही गलत है। दूसरी बात, प्रॉब्लम से कंपैरिजन हो रहा है, सेम चीजों का कंपैरिजन सेम चीजों से होना चाहिए, तो प्रॉब्लम होना चाहिए था योर प्रॉब्लम से होना चाहिए था ना कंपैरिजन्स। और योर प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक साथ पॉजेसिव प्रोनाउन क्या लिख सकता हूँ, योर्स, यानी ये भी सही दे रखा था। तो ये तो सही है, लेकिन विच का प्रयोग नहीं आना चाहिए था। अब आएगा किसका, कि उसकी प्रॉब्लम ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसी कि मेरी है, और जैसी का अर्थ आपने कर दिया तो आप एज का प्रयोग करें, दैट का नहीं। जो कि उसी वस्तु की बात करेगा, उन्हीं समस्याओं की बात करेगा तो दैट, और जैसी की या कोई एग्जाम्पल के तौर पे बात करेगा तो एज का प्रयोग आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 314 श्वेता आस्क्ड एज मैनी एज। देखिए एज मैनी एज एडजेक्टिव एज, एज का जोड़ा बनता है अभी, एज के साथ विच या दैट नहीं आता। अगर यहाँ आपने एज का प्रयोग किया है तो यहाँ पे आप एज का ही प्रयोग करें। पॉजिटिव डिग्री आती है तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बीच में लगाया जाता है, लेकिन एज का जोड़ा बनता है, एज के साथ विच का प्रयोग नहीं आएगा, एज के साथ एज का ही प्रयोग आएगा। सच के साथ एज और दैट का आता है, सेम के साथ एज और दैट का प्रयोग आता है। क्लियर है? तो एज के साथ जोड़ा किसका बनता है, एज का। दिस इज द सेम कार दैट माइन। 315 करते हैं कि ऐसी कार मेरे पास है जैसी कि तुम्हारे पास है, माइन जैसी कि मेरे पास है, दिस इज द सेम कार, यह वैसी कार है जैसी कि मेरे पास है। और जैसी की का प्रयोग कर दिया तो दैट की क्या आएगा, एज। ही गेव मी ए बॉल एंड आई गेव द सेम। मैंने बताया था कि द सेम का प्रयोग कभी भी प्रोनाउन की तरह नहीं होता है। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है कि कभी भी हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए द सेम का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड रूल हम कर चुके हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल मैं पहले करवा चुका हूँ। ही गेव मी ए बॉल एंड आई गेव द सेम की क्या करिए, इट। याद आ गया होगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। अगर कोई सेम चीज बाल के रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन लगाया जाता है, और द सेम एक प्रोनाउन नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू हैव टोल्ड मी whom यू नो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। सबसे पहली बात, जब मैंने आपको बताया था जैसे ही आप whom देख लो तो पहले who और whom वाला कंसेप्ट चेक करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्लियर है? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यू के अकॉर्डिंग इसने हैव टोल्ड लगा लिया, यानी जितने सब्जेक्ट थे उतने ही मेरे पास वर्ब थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। जितने सब्जेक्ट थे यहाँ पे वर्ब थे, यानी यहाँ पे वो तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब तो पूरे हो रखे हैं। अब ये वूम सही है कि नहीं, मेरे को इस बारे में बात करनी है। तो यू हैव टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया जो मैं नहीं जानता था, लेकिन वो या वूम तो एंटीसीडेंट की बात कर रहे हैं। तो एंटीसीडेंट की यानी ये वह जो जानता है वो किसकी, क्या मी की बात कर रहा है? नहीं,
कोई बात जो बताई है उस बात की बात हो रही है, और उस अर्थ में यानी द थिंग्स विच की बात हो रही थी। द थिंग्स विच, कि जो बात तुमने बताई है, आई हैव टोल्ड, यू हैव टोल्ड मी, तुम मुझे वो बता चुके हो जो तुम जानते थे। क्या जानते थे, मुझे या उन बातों को? उन बातों को, उन बातों को। तो इसका अर्थ देने के लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है अपने पास, व्हाट। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे ताकि आपको कंफ्यूजन धीरे धीरे समाप्त हो। सी कैन टेक द पेन व्हाट सी लाइक। जब आप चॉइस की बात करोगे, जब आप दो चीजों में सेलेक्ट करने की बात करोगे, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? विच। विच का प्रयोग या तो पूरी पूरी बात को अगर रेफर, पूरे सेंटेंस को रेफर करना हो तो विच का प्रयोग, चॉइस की बात हो विच का प्रयोग, अगर कोई वस्तु की बात हो या कोई जानवर की बात हो तो विच का प्रयोग। फिर है तो यहाँ विच का प्रयोग कर लीजिए। नेक्स्ट, दिस इज द मैन विद वूम दे लिव विद। देखिए, विद के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे लगाया जाता है, तो विद वूम के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रेपोजिशन एक ही बार आएगी। प्रेपोजिशन एक चीज के लिए दो बार नहीं आती है। तो आप कर लीजिए आंसर, विद हटा लीजिए लास्ट में से। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए विद प्रेपोजिशन यहाँ लगा चुके थे ना पहले, तो यहाँ लगाने की कोई नीड है नहीं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द रेंटर्स स्पेशली, मैंने एक रूल करवाया था आपको। रूल क्या कहता था कि कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं डिफाइनिंग क्लॉज के अंदर, स्पेशली, इंक्लूडिंग, इनके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, इनसे और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में एक वर्ड जुड़ जाता है, दोज। याद आया? मैंने एक पूरी लिस्ट आपको उसके लिए तैयार करवाई थी, तो उसमें से कुछ वर्ड कौन कौन से थे? नोटेबली था, स्पेशली था, इंक्लूडिंग था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इसका रूल कर चुके हैं हम, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी पहले कर चुके हैं। जिनने ढंग से वीडियोस किए हैं, देखे हैं अब तक, उनको ये रूल याद होगा। नहीं याद है प्लीज रिपीट करिए। तो यहाँ स्पेशली के बाद क्या आ जाना चाहिए? दोज। नेक्स्ट, ऑल द फ्रेंड्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आ गया तो डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? दोज whom आई हैव हेल्प्ड। द बुक विच कॉस्ट ₹70 इट इज सेलिंग वेल। देखिए यहां पे बात करते हैं द बुक, एक सब्जेक्ट हो गया, इज सेलिंग यानी इसके अकॉर्डिंग वर्ब हो गई। दूसरा विच सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है, एंटीजेंट बुक के लिए आया है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कॉस्ट हो गई, सब्जेक्ट टू वर्ब टू। अब ये तीसरा जो है इट लगा रखा है बीच में इसने एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट के रूप में लगाया ना, विच कॉस्ट ₹70, ये वाक्य तो यही समाप्त हो गया था। द बुक इज सेलिंग वेल, ये वाक्य तो, ये तो इट तो एक्स्ट्रा लगा दिया इसने। तो ये जब भी आप सब्जेक्ट और वर्ब जरूर काउंट करें इस तरह के वाक्य में जो समझ में आपके नहीं आए। देखिए बिना मतलब एक्स्ट्रा क्या लगा रखा था? इट लगा रखा था, तो इट यहां से ओमिट कर लीजिए, हटा लीजिए। नेक्स्ट, मिस्टर प्रसाद हैज ए प्रोजेक्ट एंड विच, मैंने आपको रूल करवाया था, याद करिए कि जब आप एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वो एक एंटीसीडेंट के लिए आता है, उससे पहले कभी भी एंड का प्रयोग नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले कभी भी एंड का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि वो अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है ना। एंटीसीडेंट क्या है? यहाँ पे प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के लिए आया था, तो बीच में एंड का कोई काम यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 324, मिस्टर यू झा इज ए फेमस टीचर who teaches the student in his institution who wants to improve the calculation of the students। देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी आप वो और whom देखो, आपको सबसे पहले काउंट करना है कितने सब्जेक्ट हैं कितने वर्ब, सबसे पहला काम वही करना है आपको। देखिए यहाँ सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग इज आपने लगा दिया वर्ब 1, ये तो कंप्लीट हो गया काम। देखिए वो लगाया सब्जेक्ट 2, और वो एक सब्जेक्टिव केस होता है ना भाई, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब 2, ये भी सही था। इन इज क्लास वो वांट्स, तो देखिए सब्जेक्ट 3 वर्ब 3। अब देखिए जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब पूरे हैं,
देखिए बाकी सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, वो बात भी ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं थी, नो एरर का सेंटेंस था। आंसर हो गया डी। Who was that मोटरसाइकिल? देखिए बात करते हैं 325 की, कि यह मोटरसाइकिल किसकी है, यही तो बात कर रहा है। और किसकी का अर्थ किससे दिया जाता है? किसकी का अर्थ दिया जाता है पजेसिव केस से, और पजेसिव क्या है? whose was that मोटरसाइकिल। who का प्रयोग यहाँ पे नहीं आएगा, यानी इसका अर्थ क्या था कि यहाँ पे पजेसिव केस आना चाहिए था, या मोटरसाइकिल किसकी है कहना चाह रहा था, मोटरसाइकिल कौन है नहीं कहना चाह रहा था। तो यहाँ पजेसिव केस के लिए आपको किसका प्रयोग करना था? whose का प्रयोग करना था। नेक्स्ट, टू हु वाज टॉकिंग। देखिए बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस के अंदर भी कई बार हमने काम में आता है। देखिए जब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन के बाद सदैव लगता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस वू का क्या होता है? वूम। या तो आप करिए वू वाज ही टॉकिंग टू, या तो प्रेपोजिशन लास्ट में लगा दीजिए, तो यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको वू से स्टार्ट नहीं करना तो टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें। प्रेपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आता है। आंसर हो गया ए। Who was इंग्लिश स्पोकन बाई। देखिए मैं बता चुका हूं आपको अभी, अगर आपको प्रेपोजिशन लास्ट में लगा दिया आपने तो यहाँ करिए सब्जेक्टिव केस, वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए, और अगर आपने प्रेपोजिशन लगा दी तो आप उसके बाद लगाइए ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे बाई लास्ट में लगा रखा है तो यहाँ कर लीजिए वू। अगर यहाँ पे बाई वूम होता तो बाई वूम वाज इंग्लिश स्पोकन, सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। या तो बाई वूम कर दीजिए, या वू वाज इंग्लिश स्पोकन बाई कर दीजिए। या तो प्रेपोजिशन लास्ट में लगाइए तो यहाँ सब्जेक्टिव केस, और या प्रेपोजिशन लगाना चाहोगे तो प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। whose laughs here in a day। देखिए ये क्या थी? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आना चाहिए था? एक सब्जेक्ट। क्लियर है? और यहाँ मोटरसाइकिल वाली बात नहीं थी, क्योंकि मोटरसाइकिल किसकी मोटरसाइकिल है इसकी बात करना चाह रहा था। यहाँ क्या कह रहा है कि कौन हंसता है दिन में एक बार, या कौन हंसता है दिन में। तो यहाँ बात कर रहे थे कौन की, और कौन क्या था? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है मेरा? हु। नेक्स्ट, whom आर दीज गर्ल्स। ये लड़कियां कौन हैं ये कहना चाह रहा था, तो ये लड़कियां कौन है कहना चाह रहा था, और whom का अर्थ तो जिनका होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए था? whom की जगह वो कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा तो इजी है आपको, बस रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अच्छे से बताने के लिए जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में जो यूज आते हैं उनका एग्जांपल्स बता रखे हैं। वुज इज योर हाउस। जब भी आप चॉइस की बात करोगे, जब भी आप सिलेक्शन की बात करोगे दो चीज़ों में से, तो आपको सिलेक्शन या चॉइस की बात करनी है। कौन सा है दो पेन में से, तुम्हारा कौन सा है, दोनों भाइयों में से तुम्हारा कौन सा है, तो आप सदैव एक ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, वो क्या है? विच, दो इंटेरोगेटिव के रूप में भी प्रयोग आता है। वो ऑफ द टीचर इज मिश्रा। इनमें से कौन सा है? जब चॉइस की बात हो रही है, जब चॉइस की बात होगी, दो में से सिलेक्ट करने की बात होगी, तो कौन सा? वो की जगह विच। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, सिलेक्शन के लिए जब भी बात होगी, सिलेक्शन का अर्थ दो में से छांटने की बात जब भी होगी, आप विच का प्रयोग करेंगे। नीदर ऑफ द 5 बुक्स। देखिए दो के लिए नीदर का प्रयोग होता है, और दो से ज्यादा के लिए नन का प्रयोग होता है, एक बात। और नन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, उनके बाद वर्ब कैसी लगाई जाती है? सदैव सिंगुलर। तो ये तो सही था, यहाँ पे सिंगुलर तो सही लगा रखी थी, लेकिन यहाँ नन ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कर लीजिए ए, क्योंकि दो से ज्यादा हैं। ही प्रेजेंटेड हिम बिफोर द जज। उसने अपने आप को जज के सामने पेश किया। पहली बात भाव से करके देखोगे तो भी हो जाएगा, और अगर भाव से नहीं करना चाहते और रूल के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, इन सब के बाद अवेल, एक्विट, इन सब के बाद सदैव, और सदैव आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेड के बाद हिम का प्रयोग नहीं आके आप किसका प्रयोग कर लीजिए? हिमसेल्फ का प्रयोग करिए।
जिन जिन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आता है वो रूल हम देख चुके हैं, नोट कर चुके हैं, उसको रिवाइज कीजिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देम सेल्फ। देम सेल्फ नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्या होगा? देम सेल्व्स। देयर अचीवमेंट इज ग्रेटर देन और। उनका अचीवमेंट हमारे अचीवमेंट से ग्रेट है, ऐसा कहना चाह रहा था। सेम चीजों का कंपैरिजन सेम से होना चाहिए था, या तो यहां कर लीजिए अवर अचीवमेंट। और अचीवमेंट लगाओगे तभी तो कंपैरिजन सेम चीज़ों का सेम चीज़ों से हुआ। और नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज लेना चाह रहे हैं, तो देर का कंपैरिजन हम एक वर्ड लगा देंगे अवर्स। तो यहाँ देन अवर्स कर लीजिए, अवर्स के अंदर अवर अचीवमेंट शामिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। समवन हैज लेफ्ट, समवन, एवरीवन, इन सब के लिए सदैव सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव काम आता है, तो यहाँ कर लीजिए इज। नेक्स्ट, योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। 337। देखिए इस तरह में सेंटेंस में माइन का अर्थ क्या होता है? माई स्टेट। और माई स्टेट किसका? माइन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही था। अब योर सब्जेक्ट का माई स्टेट से, ये योर स्टेट का माई स्टेट से कंपैरिजन यानी सेम चीज़ों का कंपैरिजन कर रखा है, वो भी ठीक है। यहाँ इज आए, यहाँ भी इज आए, वो भी ठीक है, यानी कोई भी एरर नहीं थी। डी आंसर हो जाएगा, नो एरर। अगला, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज गिवन। अब देखिए डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो कोई व्यक्ति ही होगा, और व्यक्ति के लिए इट्स का प्रयोग नहीं आके किसका प्रयोग आता है? हिज कंसेंट। मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड। देखिए अभी मैं बात कर रहा था प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, एक्विट, इन सब के बाद प्राइड, इन सब के बाद सदैव और सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको प्रयोग करना है। तो इंट्रोड्यूस के बाद कर लीजिए हिमसेल्फ। नेक्स्ट, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हर। देखिए द सेम का प्रयोग आ गया, तो द सेम का प्रयोग आ गया तो आप या तो एज का प्रयोग करोगे या आप दैट का प्रयोग करोगे। अब बात कर रहे हैं उसी कुत्ते की जिसने भौंका था, उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं तो दैट का, और वैसे कुत्ते की बात कर रहे हैं तो एज का। तो यहाँ तो उसी कुत्ते की बात हो रही थी, तो आपको दैट का प्रयोग कर लेना है। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स अब्सेंटेड। प्रेजेंट, एब्सेंट, इन सब के बाद किसका प्रयोग आता है? मैं बता चुका हूँ आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यहाँ देखिए देमसेल्फ दे रखा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि एज वेल एज। एज वेल एज हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आगे वर्ब लेता है, और पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आगे रिफ्लेक्सिव लेता है। तो यहाँ क्या कर लीजिए? हिमसेल्फ। और अगर इधर और नीदर नॉर होता तो बाद वाली के अकॉर्डिंग, एज वेल एज तो पहले वाली के अकॉर्डिंग। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे, याद भी हो जाएगा आपको, बहुत सारी लिस्ट बनवा दूंगा। लेकिन आप मेन जो है वो याद रखते रखिए कि इधर और नीदर नॉर में बाद वाले के अकॉर्डिंग, एज वेल एज के अंदर पहले वाले के अकॉर्डिंग। एज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स यू वाज फार बेटर देन हिम। देखिए कंपैरिजन किसका हो रहा था? यू का। यू यहाँ क्या था? वाक्य का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो सब्जेक्टिव केस से ही होना चाहिए, तो यहाँ क्या कर लीजिए? ही। नेक्स्ट, अवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट योर्स। हमारी प्रॉब्लम्स भी वैसी हैं जैसी कि तुम्हारी हैं, और जैसी के अर्थ में द सेम के बाद क्या लगाया जाता है? एज। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर मोर एक्सपेंसिव देन। देखिए कंपैरिजन किसका हो रहा था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। और ये इंस्टीट्यूशंस क्या थे? प्लूरल। तो प्लूरल थे तो दैट किसका क्या आ जाएगा? दोज ऑफ दरभंगा। जाकिर लेंट मी सम रुपीज ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम। आई शुड रिटर्न देम। देखिए अगर मैं बात करता यहाँ पे, अगर सिंगुलर होता तो मैं इट लगाता, लेकिन ये प्लूरल है तो यहाँ देम लगाना पड़ेगा। और द सेम का कभी भी आप प्रोनाउन की तरह यूज नहीं लेते। आप प्रोनाउन द सेम को, और आपने किस अर्थ में लिया है कि उन्हीं रुपयों की बात कर रहा है, और उन्हीं रुपये नाउन थे, नाउन को रिप्लेस कौन प्रोनाउन कर सकता है, जबकि द सेम प्रोनाउन नहीं होता है। तो यहाँ आप क्या करिए? देम।
सिंगुलर होता तो इट लगाते, प्लूरल है तो देम लगाएंगे। यू एंड आई हैव डन, देखिए जब दो प्रोनाउन आपके जुड़ रखे हों, तो दो प्रोनाउन जुड़ रखे हों तो प्लूरल की तरह काम करेंगे, और सारे जो वर्ब आगे आएगी अगर सेकंड और थर्ड जुड़े हुए हैं, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तरह काम करने लग जाता है। याद करिए मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड जुड़े हों, सेकंड एंड थर्ड जुड़े हों। फर्स्ट जो वीडियो है प्रोनाउन का उसका लेक्चर निकाल के देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो रिपीट करना भी रूल्स को ज़रूरी है। यहाँ पे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़े हुए थे, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तरह काम करेगा पूरा सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी, तो वी के अकॉर्डिंग हैव आ गई, तो माई बेस्ट नहीं आना चाहिए, क्या आ जाएगा? और बेस्ट। ही सेज इट इज हिज प्रॉब्लम्स बट यू सेज इट इज योर ऑल्सो। देखिए 31747 की बात करते हैं कि इट इज हिज प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम का किससे होना चाहिए था? योर प्रॉब्लम से ही तो होना चाहिए था, और योर प्रॉब्लम से कंपैरिजन होना चाहिए था। और उसके लिए प्रोनाउन अगर मैं रखना चाहूँ एक वर्ड में बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? योर्स, क्योंकि हमने पजेसिव प्रोनाउन देखा था एक टेबल के अंदर कि माइन का अर्थ क्या होता है? माई प्लस नाउन। आवर्स का अर्थ क्या होता है? आवर प्लस नाउन। योर्स का अर्थ क्या होता है? योर प्लस नाउन। याद आया कुछ? जो पजेसिव प्रोनाउन लास्ट कॉलम था टेबल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हिज प्रॉब्लम का कंपैरिजन योर प्रॉब्लम से था, योर की जगह योर्स कर लीजिए। 348 द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन, द होटल्स ऑफ कोलकाता वो हैं चीपर हैं होटल ऑफ पटना से, न कि पटना से। तो होटल्स ऑफ की जगह प्रोनाउन यूज कर लीजिए दोज ऑफ पटना। तो याद हो गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई कहीं ऊपर से नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैड गिवन, तब ईच से दो आगे जुड़े हों तो आपको क्या करना है? सिंगुलर मान के चलना है, मैं बता चुका हूं बार बार। वीना इज थिनर देन ईदर ऑफ हर 4 सिस्टर्स, क्या दो के लिए क्या आता है? ईदर ऑफ नीदर ऑफ का प्रयोग। दो से ज्यादा नहीं के अर्थ में हो तो नन ऑफ का प्रयोग, और दो से ज्यादा के अर्थ में प्रयोग आता है एनी और एनी वन ऑफ का प्रयोग। फिर है यहाँ पे आप क्या कर लीजिए? एनी और एनी वन ऑफ ईदर ऑफ कीजिए। तो आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एक दिन छोड़ के जो एक दिन क्लास होगी उसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन किए जाएंगे। आप रेगुलरली पढ़ते रहिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल।